ओके बच्चा पार्टी, लेट्स कंटिन्यू विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो हमने अभी गॉसियन सरफेस देखा कल बहुत सारे एग्जांपल्स में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, दो चीजें हैं, एक है आपका भाई साहब कंडक्टिंग स्फीयर और दूसरा है आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो आप पहले लेट्स कैलकुलेट एक पॉइंट चार्ज के लिए। एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, इस पॉइंट चार्ज का वैल्यू कितना है, प्लस क्यू। ठीक है, हमने गॉसियन सरफेस ले लिया है। Let's say we have selected a Gaussian surface which has got a radius r. Gaussian surface which has got a radius r. तो आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, बोलो बोलो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा भाई साहब ई डी एस, है कि नहीं, ई डी एस क्लोज इंटीग्रल में, है कि नहीं, ई डी एस क्लोज इंटीग्रल में। ओके, एंड बाय गॉसेस लॉ दिस विल बी इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके चलिए भाई साहब, यहां पे हो गया आपका ई को हमने बाहर निकाला और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एस विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पे हमको बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इसी पॉइंट पे हमने क्या किया, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस डाल दिया, है कि नहीं। इस पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस आर हमको इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सो व्हाट वी हैव ड्रॉन इज अ गॉसियन सरफेस एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू ई रही और ये ds की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया ds का वैल्यू, ये हो गया q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपका भाई साहब e का वैल्यू कितना हो गया, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। ध्यान से देखो यहां पे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, k। सो e विल बी इक्वल टू k q बाई r का स्क्वायर। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये समझ में आ रहा है, सिंपल सा भाई साहब। ठीक है, तो एक पॉइंट चार्ज के लिए अगर आपको किसी पॉइंट पे उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है, यू जस्ट अज्यूम दैट दिस इज हैविंग अ गॉसियन सरफेस व्हिच इज ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, E विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है। अभी इसका ग्राफ हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस ओनली। ठीक है, क्लियर है। ओके, सो दिस वाज अबाउट अ पॉइंट चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल और कंडक्टिंग स्फीयर। अगर आपका भाई साहब एक शेल है, शेल अंदर कुछ नहीं है, माल मसाला, शेल है, सिर्फ एक शेल है जिसमें आपने चार्ज किया है। तो आपको पहले भी बताया है मैंने और डिस्कस किया है कि कभी भी कंडक्टर रहेगा और अगर कंडक्टर को आपने चार्ज किया रहेगा तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। electric field will be zero, there will be no charges inside, all the charges will be on the surface of the conductor, कोई चार्ज रहेगा ही नहीं अंदर। ठीक है, ओके, अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका भाई साहब एक कंडक्टर है which is of radius r and which has charges uniformly distributed, electric field due to a uniformly charged thin shell or conducting sphere. So in order to calculate the electric field inside, we assume a Gaussian surface which is encircling it. Let's say इसका रेडियस r है, एक गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन कर लिया। ओके, ये गॉसियन सरफेस लेट्स से डिस्टेंस कितना है भाई साहब इसका, यहां से यहां तक r। ठीक है, ओके, तो आप कैलकुलेट कर लो भाई साहब, यहाँ पे यही सरफेस इंटीग्रल क्या है, ई डी एस। ठीक है, विल बी इक्वल टू कितना चार्ज इंक्लोज है इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है, q। तो ये हो गया q बाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल। E को बाहर निकालो, ये हो गया तुम्हारा ds, दिस विल बी इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई साहब मेरा गॉसियन सरफेस ds का है, मतलब ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी E इंटू स्पीयर 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू बच्चा बाड़ी कितनी हो गई, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, k q बाई r का स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर आपने एक छोटा सा चार्ज रखा है Q और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस r, इसके पहले ही हमने डिराइव किया, E की वैल्यू क्या आई थी, k q बाई आर स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर आपका एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कोई भी रेडियस का रहने दो, लेट्स से आपका एक रेडियस r है और यहां पे आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमिन करना है, तो इसका भी हमने गॉसियन सरफेस से क्या निकाला, लेट्स से ये वाला डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा k q बाई आर का स्क्वायर। तो इन बोथ द केसेस, ठीक है, whether it is a single charge or whether it is a conducting sphere that has been embodied with the same charge q, you will find that the electric field at a distance r is same, that is k q by r का square। ठीक है,
So thus for point lying outside the sphere, sphere behaves as a point charge centered at center. समझ में आ रहा है? तो एक अगर हमने ऐसा एक स्फीयर ले लिया है जिसका चार्ज उसके बॉडी पे है, ठीक है, इट विल बिहेव एज इफ द एंटायर चार्ज इज एट द सेंटर, क्योंकि अगर हम उस सेंटर में उस चार्ज को रखेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा, के क्यू बाई आर का स्क्वायर, और अगर इसको एज्यूम करके चल रहे हैं तो भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, के क्यू बाई आर का स्क्वायर. सो इफ देयर इज अ कंडक्टिंग स्फीयर व्हिच हैज गॉट अ चार्ज q distributed over its surface, we can assume that to be made up of a single charge q located at the center, because we are getting the same answer in both the cases. क्या ये समझ में आ रहा है? That is what is being said. For a point lying outside the sphere, sphere behaves as a point charge centered at center. Clear है? Are we clear? Okay, okay, okay. Electric field at any point lying at the surface of the sphere. Electric field at any point lying in the surface of the sphere. R की वैल्यू R, E की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर. We have E S की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू बाई आर का स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर. अगर सरफेस ऑफ द स्फीयर मतलब यहाँ पे ना भाई, अगर यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या हो जाएगा, इसी को गॉसियन सरफेस मान लो, क्या हो जाएगा आपका के क्यू बाई आर का स्क्वायर, के क्यू बाई आर का स्क्वायर. सबसे ज्यादा वैल्यू कब होगी, जब देखो यहाँ पे E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, मतलब आर की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तब ई की, आर की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी यहाँ पे तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम होगी. ठीक है, ओके. सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पॉइंट ऑन द सरफेस वी पुटिंग वी हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, तो ई एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये हमने क्या निकाला, दिस विल बी इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. अभी ध्यान से देखना, ये q बाई 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज q बाई a, है ना, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक है, q बाई a सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, अगर समझ लो आपका ये स्फीयर है और इस स्फीयर में भाई साहब क्या है, आपके चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर मुझे कोई पॉइंट लेना है r विच इज इनसाइड द स्फीयर, तो आपने गॉसियन सरफेस क्या मान लिया भाई साहब, इसको मान लिया गॉसियन सरफेस. मुझे बताओ गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, बोलिए बोलिए, अब बताइए चार्ज कितना है, कहां से क्यों, गॉसियन सरफेस के अंदर जीरो चार्ज है ना भाई, ये तुम्हारा गॉसियन सरफेस है, तुमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो तुमने क्या किया, एक इमेजिनरी ये सर्कल डाल दिया, इस सर्कल के अंदर कितना चार्ज है, नो चार्ज, जो भी है उसके बाहर है. तो अगर आप करोगे भाई साहब क्या, सरफेस इंटीग्रल ईडीएस विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस क्यू इज जीरो, तो आपका भाई साहब ईडीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो. अभी इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा, एरिया तो जीरो नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी जीरो. अगर किसी सरफेस में अंदर कोई चार्ज नहीं है तो भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा. हाँ, गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है, तो गॉसियन सरफेस कहां से आ रहा है, गॉसियन सरफेस इस बात से आ रहा है कि आपको इस सरफेस के अंदर किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस सरफेस के अंदर, इस सरफेस के अंदर अगर किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेट्स से दैट पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, सो व्हाट वी डू इज वी ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस एनसर्कलिंग. तो इसके अंदर हमने देखा भाई साहब जीरो है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे कहीं भी, इस पे कहीं भी ऐसा करते जाओगे, कोई भी पॉइंट यहां पे होगा, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा बाय दिस प्रिंसिपल. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस बॉडी विच इज बेसिकली अ स्फीयर, स्फीयर है मतलब हॉलो है अंदर. ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर मतलब भरा हुआ नहीं है, वो हॉलो स्फीयर है, तो उसके अंदर सब जगह आपका भाई साहब जीरो होगा. वैसे भी हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सेल और जो भी है उसके अंदर भाई साहब आपका जीरो होगा. ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस वन. ठीक है, ओके. तो इसका भाई साहब क्या हो जाएगा अगेन, तो देखो यहाँ पे, यहां से लेकर यहां तक क्या है, जीरो है. देखो ये एक आपका स्फीयर है, यहाँ पे भाई साहब क्या है, प्लस चार्ज है. अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, कोई भी पॉइंट यहाँ पे भेज ले लोगे तो कितना होगा, जीरो. तो यहां से लेकर यहां तक सारे वैल्यूज क्या आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, जीरो. तो यहां से लेकर यहां तक r इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पे आपने r की प्लॉटिंग की है, जब तक r के बराबर ना हो सब जीरो होगा. उसके बाद आपका आएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट किया के क्यू बाई आर का स्क्वायर, जितना भी आपका डिस्टेंस होगा भाई साहब. तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है किसके साथ, आर स्क्वायर के साथ, इसीलिए ग्राफ ऐसा जाएगा.
इज दिस अंडरस्टूड? इज दिस क्लियरली अंडरस्टूड बच्चा बॉडी? ओके ओके ओके, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अभी ध्यान से देखो, ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। अभी तक हम कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे थे, तो एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर भाई साहब क्या होगा, ठीक है, आर इज ग्रेटर देन आर। तो समझो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं आर विच इज आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर का रेडियस है आर, एक पॉइंट हम ले रहे हैं विच इज हैविंग अ डिस्टेंस आर, स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस हम कहां पे ड्रॉ करेंगे, यहां पे। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ईडीएस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका ई, surface integral obviously ds will be equal to q by epsilon naught, so this will be e, और ये हो जाएगा आपका कितना 4 पाई, कितना है बोलो, this will be 4 पाई r का स्क्वायर, नहीं 4 पाई r का स्क्वायर, गॉसियन सरफेस का रेडियस ना, तो 4 पाई r का स्क्वायर इज इक्वल टू q by epsilon naught। तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा बाड़ी, q by 4 पाई epsilon naught r का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अगेन व्हाट विल दिस बी, भाई यहाँ पे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, के क्यू बाई आर का स्क्वायर। इस के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹, तो के क्यू बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। दस फॉर पॉइंट लाइन आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज सेंटर एट द सेंटर, क्योंकि हमने पहले ही डेरिवेशन में देखा कि अगर आपने कोई पॉइंट चार्ज रखा है तो इससे भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो यू गेट व्हाट, के क्यू बाई आर का स्क्वायर, सेम थिंग, ठीक है। नहीं नहीं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, हम इसके और भी केसेस कंसीडर करेंगे, वी विल कंसीडर मोर केसेस हियर, ठीक है। इसके और भी केसेस कंसीडर करेंगे। हमने अभी तक कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, तो कंडक्टिंग स्फीयर में भी हमने क्या किया, एक भाई साहब बाहर लिया, एक भाई साहब अंदर लिया, ये जैसे किया तो वैसे ही नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में भी हम कर रहे हैं, बाहर अंदर ऐसे लेंगे, ठीक है। सो इफ वी आर डूइंग अ नॉन कंडक्टिंग, पहले हमने क्या डिराइव किया, एक पॉइंट चार्ज की वजह से एट डिस्टेंस आर, फिर हमने एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया, उसका बाहर का लिया, उसके अंदर का लिया, ठीक है, तो ये कंडक्टिंग स्फीयर का हो गया। नाउ वी आर टर्निंग ऑन टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, ऐसी, दिस इज बेसिकली अ स्फीयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कोई बाहर का गॉसियन सरफेस ले लिया, वी आर गेटिंग द सेम थिंग, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, के क्यू बाई आर का स्क्वायर, सिंपल, ठीक है, ओके। अभी के क्यू बाई आर का स्क्वायर मतलब के क्यू बाई आर का स्क्वायर, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ये 4 ये अंडरस्टूड है, इज दिस अंडरस्टूड, ओके। 4 पाई आर का स्क्वायर भाई साहब क्या है, व्हाट इज दिस, एरिया, ठीक है, और 4/3 पाई आर का क्यूब क्या है, वॉल्यूम। क्या अपन इसको ऐसे घुमाकर लिख सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा लिख सकते कि नहीं, आर क्यूब, आर कहां चला गया, चलिए, अपॉन अपॉन आर ऐसा लिख सकते कि नहीं, कैन वी राइट इट दिस वे, 1/r ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया 3, ये हो गया वॉल्यूम, और इस आर को ऊपर फेंक दिया हमने, ये आर हो गया, तो दिस विल बी क्यू आर बाई दिस। अभी ये आपका क्या है देखो, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम दैट विल बी चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये हो गया आपका चार्ज डेंसिटी, ये हो गया आर और 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपका ई एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। आप बोलेंगे भाई साहब आपने जब कंडक्टिंग स्फीयर लिया था तो ये क्यों नहीं किया, क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर में वॉल्यूम कंसीडर ही नहीं हुआ है, सारा का सारा चार्ज शेल में ही है, अंदर कुछ चार्ज आया ही नहीं है, ठीक है, ओके। वेर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, तो इनसाइड द स्फीयर कितना हो जाएगा भाई साहब, अभी अभी आप देखो यहाँ पे आपका स्फीयर कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम है ना। इस वाले में देखो भाई, देखो ये आपका एक शेल है, इसके अंदर चार्जेस हैं, नॉन कंडक्टिंग है, तो नॉन कंडक्टिंग है मतलब चार्जेस शेल में नहीं रहेंगे, सब पूरे अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। अगर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में फर्क क्या है, when you are introducing charges to a conducting sphere and non-conducting sphere, what is the difference, in a conducting sphere all the charges will be on the surface of the sphere,
एंड इन अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑल ऑफ देम विल बी इनसाइड द स्फीयर, क्योंकि वो नॉन कंडक्टिंग है भाई साहब, ये एक इंसुलेटर से बना हुआ है, सो इट विल बी ऑल इनसाइड द स्फीयर। क्या ये समझ में आ रहा है? दैट इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। तो इसीलिए हमको भाई साहब ये कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब में आपका कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट इज द रीजन वी आर गिविंग कंसिडरेशन टू वॉल्यूम। इसके पहले क्या था भाई साहब, जो शेल है उसी पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पे क्या है, पूरे वॉल्यूम में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है फॉर अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ध्यान दीजिएगा, फॉर अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, फॉर अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर द एंटायर चार्ज इज स्प्रेड अक्रॉस द वॉल्यूम। तो अगर 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, Q/4/3 पाई आर क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। तो अगर हमने एक स्फीयर ले लिया और इस स्फीयर का रेडियस कितना है r, तो अपन क्या बोल सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है? तो 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी हाउ मच, Q आर क्यूब बाई आर क्यूब। सो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम भाई साहब, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, द चार्ज विच इज देयर इनसाइड दिस वॉल्यूम, द चार्ज दैट इज देयर इन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? हमने अभी एक ऐसा पॉइंट लिया है जो इस स्फीयर के अंदर है, तो इस स्फीयर के अंदर है मतलब इसका रेडियस हमको गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो पूरे स्फीयर में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू। इस वाले स्फीयर में भी क्या क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, नहीं। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जब पूरा वॉल्यूम है, पूरा वॉल्यूम है मतलब 4/3 पाई कितना है आपका आर क्यू, पूरा वॉल्यूम है तो चार्ज कितना है, क्यू। जब यूनिट वॉल्यूम है तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q/4/3 पाई आर क्यूब। और जब आपका 4/3 पाई आर क्यूब ये वॉल्यूम है तो कितना हो जाएगा, Q इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका कितना, Q/r³ बाई आर क्यूब। ये हो गया भाई साहब आपका चार्ज। दिस इज द चार्ज इनसाइड दिस शेल, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, E ds is equal to q dash by epsilon naught, that will be q r cube by r cube epsilon naught। इधर कितना हो जाएगा E, और ये हो गया आपका ds is equal to q r cube by r cube epsilon naught। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा E, ये हो गया आपका 4 पाई r का स्क्वायर इज इक्वल टू q r क्यूब बाई r क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये r स्क्वायर और ये r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आ गया भाई साहब E की वैल्यू कितनी, E की वैल्यू हो जाएगी Q R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का Q। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R Q, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा पार्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू Q R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का Q, ठीक है। अभी हमको अगर इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो ये 4 पाई और R क्यूब को उठा लो। 4 पाई R क्यूब को अपन किससे मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 4/3 पाई R क्यूब, है ना भाई साहब। ये आपको 4 पाई R क्यूब दे देगा, ठीक है। और ये है एप्सिलॉन नॉट, ये है Q और ये है R। अभी दिस अपॉन दिस इज बेसिकली व्हाट, चार्ज डेंसिटी। तो ये हो गया चार्ज डेंसिटी इंटू R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज डेंसिटी इंटू R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बच्चा पार्टी, ठीक है। सो आपका तो दिस इज R इज इक्वल टू 0, E इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 0। अगर आप सेंटर पे चले आते हैं तो R की वैल्यू भी भाई साहब क्या हो जाएगी, 0। R की वैल्यू 0 हो गई तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आर वी क्लियर ऑन दिस, ठीक है। ओके ओके ओके। तो आप देखो यहाँ पे R से लेकर R तक, 0 से लेकर R तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा भाई साहब, कांस्टेंट। उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस, मेटालिक स्फीयर है मतलब कंडक्टिंग स्फीयर है ना, कंडक्टिंग स्फीयर है। तो दिस इज बेसिकली कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज E। फाइंड E एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है भाई साहब आपका चार्ज मेटालिक स्फीयर का, KQ बाई R का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया होगा आपका E, दैट विल बी इक्वल टू K, रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो KQ बाई R का स्क्वायर। R का स्क्वायर भाई साहब कितना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज स्फीयर, तो आपका R का हो गया आपका 400, है ना।
तो ये हो जाएगा आपका 400, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड ई एट अ डिस्टेंस ऑफ r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ई एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, क्यू बाई आपका, जब हम अंदर जाते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो ये 10, ये आपका कितना है भाई साहब आपका, ध्यान देना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर है, के क्यू बाई 400। मेटालिक स्फीयर कितने का है भाई साहब, 10 सेंटीमीटर का है, तो एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर मेटालिक स्फीयर है, तो मेटालिक स्फीयर में सारे चार्जेस तो इसके अंदर होंगे। अगर आप 5 सेंटीमीटर पे आ रहे हैं, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, 0। तो आपका ईडीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा आपका 0। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इट विल बी 0। अभी आपका 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब बराबर किस पे, आर स्क्वायर पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, दैट इज के क्यू बाई कितना, आर की वैल्यू कितनी है, 100, ठीक है। अभी भाई साहब के क्यू बाई 400 की वैल्यू कितनी है, ई। तो के क्यू बाई 100 की वैल्यू कितनी होगी, ई बाई 4, सिंपल है कि नहीं। सो दिस विल बी ई बाई 4 है। नहीं, इसको हम 400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी तो ये 100 आएगा, सॉरी, हाँ 4 ई होगा, ठीक है। के क्यू बाई 100 विल बी इक्वल टू 4 ई, ये हो जाएगा 4 ई, ठीक है। 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो आप भाई साहब कर लो वो के, तो आपका हो जाएगा के क्यू बाई 900, है ना, के क्यू बाई 900। के क्यू बाई 400 था आपका क्या, ई, लेट्स से ये है आपका ई डैश, कर लो भाई साहब इसको, ई डैश बाई ई, ई डैश बाई ई कितना आ जाएगा, के क्यू बाई 900, और इधर आपका है के क्यू बाई 400। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो दिस विल बी हाउ मच, 4 बाई 9। तो ई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 बाई 9 ई, 4 बाई 9 ई, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, आर बी क्लियर ऑन दिस पार्ट, ओके ओके ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज ई। तो आपका भाई साहब ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू, बाहर का, बाहर है ना ये 30 सेंटीमीटर बाहर, तो आपका ये हो गया 900, ठीक है। समझ में आ रहा है, के क्यू बाई आर का स्क्वायर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर यही देखा ना आपने, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कितना है, क्यू चार्ज है, ठीक है। तो के क्यू बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। फाइंड ई एट अ डिस्टेंस आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अभी आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, मतलब आपका ये देखो यहाँ पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपका आर कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो गॉसियन सरफेस ले लो भाई साहब, 5 सेंटीमीटर, याद नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका ई डी एस इज इक्वल टू क्यू। अच्छा, यहाँ पे आपके पूरे वॉल्यूम का, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई कितना है, आर क्यूब, मतलब रेडियस है आपका कितना, 15 का क्यूब, 4/3 15 क्यूब, ये है आपका चार्ज क्यूब बनाता हुआ, ठीक है। इस वॉल्यूम का चार्ज इतना है, तो 1 वॉल्यूम का चार्ज कितना होगा, क्यू बाई 4/3 पाई इंटू 15 का क्यूब, है कि नहीं, क्लियर है। और आपका भाई साहब यहाँ पे 30 नहीं 12 सेंटीमीटर, तो 5 का भाई साहब कितना हो जाएगा, 5 का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई 5 का क्यूब, तो इसका भाई साहब चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4/3 पाई 15 का क्यूब इंटू 4/3 पाई 5 का क्यूब, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सो दिस विल बी क्यू इंटू 5/15 का क्यूब, 5 1 5 5 3, सो ये हो गया क्यू बाई 27, ठीक है। ये हो गया इसके अंदर चार्ज, कर लो भाई साहब अभी यहाँ पे क्यू बाई 27, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर, तो 4 पाई आर का स्क्वायर मतलब ये हो गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई 27 एप्सिलॉन नॉट। कर लो भाई साहब, ई की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 27 इंटू 25। क्या ये समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका कितना, के क्यू बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, 27 इंटू 25, ये हो गया भाई साहब ई डैश का वैल्यू। अभी भाई साहब कर लो ई डैश अपॉन ई, ये कितना हो जाएगा, के क्यू बाई 27 इंटू 25 अपॉन के क्यू बाई 900, कैंसिलम कैंसिलम, तो ई डैश अपॉन ई इज इक्वल टू 900 अपॉन 27 इंटू 25,
25 3 जा 75, 25 6 जा 9 3 जा 27, 9 4 जा, तो ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 4e/3। ठीक है, क्या आ गया भाई साहब? हाँ ठीक है ना भाई साहब, 4e/3। क्या ये समझ में आ रहा है? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का निकाल लेंगे, आपका आर स्क्वायर आ जाएगा भाई साहब। 15 सेंटीमीटर मतलब बराबर इसमें आ गया है ना, तो ई विल बी इक्वल टू के क्यू बाई, बोला बोला, क्यू बाई 4 पाई r स्क्वायर, है ना, 4 पाई r स्क्वायर, है कि नहीं, एप्सिलॉन नॉट ऑफ दिस, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के क्यू बाई 4 पाई r स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो के क्यू बाई आर का स्क्वायर, के क्यू बाई आर का स्क्वायर मतलब कितना हो गया आपका 15, तो ये हो गया आपका 225, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई 25, और यहाँ पे ई की वैल्यू, तो ई डैश बाई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी के क्यू बाई 225 अपॉन के क्यू बाई 900, कैंसलम, दिस विल बी 900 बाई 225, ठीक है, 900 बाई 225, 25 3 जा 75, 6 जा 25, नहीं, 15 6 जा 90, और ये 0, 15 15 जा 15 4 जा, है कि नहीं, तो ई डैश बाई ई इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 4e, ये हो गया आपका 4e, ठीक है, क्लियर है। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो अगेन इट इज बाहर, बाहर जा रहा है भाई साहब, तो ये पूरा चार्ज ही हो जाएगा, पूरा चार्ज की वजह से होगा ये, द एंटायर चार्ज इज इनसाइड इट, है ना भाई, देखो मतलब बाहर चला गया ना ये, तो इसका कितना होगा के क्यू बाई आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंडिंग से सवाल करो भाई साहब, 20 सेंटीमीटर आपका 15 सेंटीमीटर रेडियस है, बाहर है, तो ये हो गया आपका 400 ई डैश की वैल्यू, तो आप कर लो भाई साहब अभी, ई डैश अपॉन ई विल बी इक्वल टू के क्यू बाई 400 अपॉन के क्यू बाई 900, कैंसलम, so this will be 9/4 e dash upon e, तो e dash की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/4 e, 9/4, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स बच्चा बाड़ी, ओके। A charge is placed at the center of a conducting spherical shell of radius r. Find out electric potentials at point 1 and 2. ठीक है, point 1 and 2. A charge is placed, तो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, ध्यान दो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, मतलब ये चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पे एट पॉइंट 2 ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस विल बी 0, क्यों बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 क्यों हो जाएगा, हाँ, किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज 0 होना चाहिए, लेकिन यहां पे एक चार्ज दिया हुआ है, तो चार्ज 0 कैसे होगा, चार्ज 0 इसलिए होगा क्योंकि यहां पे आपके माइनस क्यू चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे, माइनस क्यू1 चार्ज क्रिएट हो जाएंगे, अगर प्लस क्यू1 है तो उधर बाहर आपका माइनस क्यू1 चार्जेस बाय इंडक्शन क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इंड्यूस चार्ज विल बी 0, एट पॉइंट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली, ठीक है, तो एट पॉइंट सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड at point 2 due to induced charges will be 0, at point 2 electric field is only due to the charge placed at the center, नहीं यार यही होना चाहिए एक्चुअली, के क्यू1 बाई R2 का स्क्वायर, ये क्यों दिया हुआ है R1 पे होगा, हाँ अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ, ये गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ किया, तो ये ई डी एस विल बी इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, E इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपन K लिख सकते हैं, K Q1 बाई ये हो गया R2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2, ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, हाँ यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, क्यों, देखो यहाँ पे Q1 चार्ज है, तो इस Q1 चार्ज के लिए इस बाहर वाले शेल पे कितना चार्ज डेवलप होगा माइनस Q1 इंड्यूस चार्जेस, भाई देखो आप अगर किसी
चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं तो भाई साहब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा ना। तो इस प्लस Q1 चार्ज के लिए इसके अंदर कितना चार्ज डेवलप होगा, माइनस Q1। अभी इस वाले गॉसियन सरफेस के अंदर कितना टोटल चार्ज होगा, माइनस Q1 प्लस Q1, 0। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। इस वाले गॉसियन सरफेस में तो आपका भाई साहब अगर मैं यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ईडीएस करूं तो दैट विल बी माइनस Q1 प्लस Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 0। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? क्लियर है भाई साहब? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके ओके। फॉर द पॉइंट्स lying outside the shell all charges supposed to be the same, ठीक है। तो आपके भाई साहब फॉर द पॉइंट्स lying outside the shell all charges supposed to be same। अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Q प्लस Q1 है, यहाँ पे भाई साहब आपका माइनस Q1 है, तो ऑब्वियसली बाहर क्या हो जाएगा, प्लस Q1। शेल के अंदर यहाँ पे कितना है, माइनस Q1, बाहर कितना है, प्लस Q1, ठीक है। फॉर पॉइंट्स, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स होल सिस्टम बिहेव्स लाइक अ सिस्टम इन which only point Q1 charge is placed at the center, sum of induced charges, ठीक है। तो K Q1 by R1 का स्क्वायर, क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी, ठीक है। अगर 1 पे हम देखेंगे इनसाइड में, ठीक है, two concentric conducting spherical shells are shown, find electric potentials at 1, 2 and 3, find electric field, sorry electric field, ठीक है। यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज है of sphere A which has got a radius of R1. This is sphere B which has got a radius of R2 and the charge is plus Q2, ठीक है। So you have to find out the charge which is there at 1, electric field. You have to find out charge which is at point 2 and you have to find out charge which is at point 3, ठीक है। ओके, 1 पे भाई साहब अगर मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूं, ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, तो बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा, EDS will be equal to टोटल चार्ज इनक्लोज कितना है इसके अंदर, Q1 प्लस Q2, तो ये हो गया Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं बोलो, ठीक है। तो E हो गया ये, और यहाँ पे हो गया 4 पाई कितना R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू बच्चा बाटी क्या हो जाएगी, Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 का स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, K, तो K इंटू Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे अगर मैं गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ करता हूं, अगर ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया तो इसके अंदर भाई साहब क्या चार्ज है, व्हाट इज द चार्ज, द ओनली चार्ज दैट एग्जिस्ट अंडर दिस इज Q1। तो भाई साहब वही सेम सिस्टम से आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, K Q1 बाई R2 का स्क्वायर, यहाँ पे R1 का स्क्वायर क्यों आ गया, R1 का स्क्वायर क्यों आ गया, ये R2 का स्क्वायर होगा ना, ये R2 है ना। K Q1 बाई R2 का स्क्वायर, अंदर कितना है, Q1 है, so this will be R2 का स्क्वायर, ठीक है। अभी भाई साहब हम आते हैं R3 पे, R3 पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिए, कितना चार्ज है इसके अंदर, कोई चार्ज नहीं है। यही अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता तो इसके अंदर चार्ज होता, ये कंडक्टिंग स्फीयर है बोल के सारे चार्जेस भाई साहब स्फीयर्स में ही हैं, अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। देखो अंदर क्या है, एयर एक इंसुलेटर है, और अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एक इंसुलेटर है तो भाई साहब पूरे इसमें चार्जेस स्प्रेड हो जाएंगे ना, ठीक है। यहाँ पे अगर कंडक्टिंग स्फीयर है और अंदर एयर नॉन कंडक्टिंग है तो सारे चार्जेस कहाँ जाएंगे, कंडक्टिंग स्फीयर के पास, तो अंदर कोई चार्ज रहेगा ही नहीं, ठीक है। सो आपका ऑब्वियसली ये E3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। आर बी क्लियर, ओके ओके ओके। अ पॉइंट चार्ज प्लस Q1 is placed at the center of a thick conducting shell of inner radius R1 and outer radius R2 as shown। तो आपको भाई साहब यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, किसकी, इनर सरफेस की और आउटर सरफेस की, ठीक है। ओके, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। ओके, तो ड्यू टू चार्ज माइनस है, माइनस Q1 कहाँ है भाई साहब, ये तो कुछ और सवाल है कुछ, अच्छा हाँ ठीक है, ये प्लस Q1 है, तो इसके वजह से इंडक्शन में यहाँ पे क्या होगा, माइनस Q1 चार्ज इस पे डेवलप होगा, समझ में आ रही है, ओके।
इस माइनस Q1 की वजह से इधर कितना होगा, प्लस Q1। क्या ये समझ में आ रहा है? इसको छोड़ दो, Q2 ऑलरेडी है, इस Q1 की वजह से यहां पे कितना चार्ज डेवलप हुआ, माइनस Q1, और इस माइनस Q1 की वजह से यहां पे कितना इंडक्शन से डेवलप हुआ, प्लस Q1। ठीक है, ओके। नाउ इनर सरफेस, इनर सरफेस में भाई साहब कितना चार्ज हो गया, इसके अंदर कितना चार्ज है भाई साहब, तो व्हाट इज द चार्ज दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां पे इसको मत लो, ये तो इसके वजह से ऑलरेडी चार्ज यहां पे माइनस Q1 क्रिएट हो गया है, इसके वजह से ऑलरेडी चार्ज माइनस Q1 क्रिएट हो गया है। सो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, माइनस Q1, एंड व्हाट इज इट्स एरिया, 4 पाई R1 का स्क्वायर, दैट विल बी इट्स, ठीक है, क्लियर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, अभी आउटर सरफेस पे आते हैं, ठीक है, आउटर सरफेस पे आ गए भाई साहब, तो कितना चार्ज है भाई साहब, एक है Q2, ठीक है, इसका भाई साहब Q2, और बोलो भाई साहब, और कितना चार्ज है, प्लस Q1, है ना, इस स्फीयर पे कितना चार्ज है, इस स्फीयर पे चार्ज है Q1 प्लस Q2, तो ये हो गया Q1 प्लस Q2, और आपका भाई साहब इसका रेडियस कितना है, 4 पाई R2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द आउटर स्फीयर। क्या ये सच समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, a point charge Q1 is placed at the center of a thick conducting shell of inner radius R1 and outer radius R2, then the electric field at points R is greater than R2। एक पॉइंट चार्ज Q1 को हमने रखा हुआ है, is placed at the center of a thick conducting shell of inner radius R1। यहाँ पे आपका inner radius कितना है, R1, यहाँ पे Q1 रखा है, कंडक्टिंग शेल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना जनरेट हो जाएगा, माइनस Q1, इस माइनस Q1 की वजह से यहाँ पे कितना जनरेट होगा, प्लस Q1, और यहाँ पे प्लस Q2 तो पहले से ही है, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब व्हेन R इज ग्रेटर देन R2, तो आपने कोई पॉइंट ऐसा ले लिया R विच इज ग्रेटर देन R2, R2 से भी ज्यादा हो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा भाई साहब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताइए, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ बाई R का स्क्वायर, तो यहाँ पे K कितना Q है भाई साहब आपका, बताइए, यहाँ पे इसके इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q1 प्लस Q2, तो ये हो जाएगा आपका क्या, Q1 प्लस Q2 अपॉन R का स्क्वायर। आपने देखा कि कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर अगर रहेगा, समझ लो इस पे चार्ज है Q और ये डिस्टेंस अगर आपका R है, तो कंडक्टिंग स्फीयर का कितना होता है, KQ बाई R का स्क्वायर, तो यहाँ पे इस शेल का कितना है, Q1 प्लस Q2 अपॉन R का स्क्वायर। आप बोलेंगे भाई साहब इसका भाई साहब इसके वजह से तो चार्ज आया, तो आपने कंसीडर कर लिया है, इसका माइनस Q का प्लस Q1 आपने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है, ठीक है, ओके, सो दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हेन R इज लेसर देन R1, R1 से लेस है, R इज ग्रेटर देन R1, सॉरी ये बीच में कहीं पे है, ठीक है, एंड लेसर देन R2, तो यहाँ पे कितना चार्ज इनक्लोज है भाई साहब, ठीक है, व्हाट इज द चार्ज दैट इज इनक्लोज इनसाइड, यार ये क्यों हो जाएगा, K इंटू 0 क्यों होगा, तो आपका भाई साहब सरफेस पे चला गया ना सारे चार्जेस, ठीक है, ऑल दीज चार्जेस हैव ऑलरेडी बी कंसीडर्ड एट द सरफेस, तो यहाँ पे इस सरफेस के अंदर जो पॉइंट है इट विल बी 0, E3 विच इज बेसिकली 0 इज ग्रेटर देन R, मतलब इस पॉइंट पे, बट दिस इज लेस देन R1, तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q1 के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए कितना हो जाएगा, KQ1 बाई R का स्क्वायर, दिस विल बी KQ1 बाई R का स्क्वायर। हाँ, कौन सा नेगेटिव चार्ज, ये वाला, इस नेगेटिव चार्ज का काउंटर पार्ट तुमने ले लिया है ना ऑलरेडी, Q1, इस वाले पॉइंट के अंदर ये नेगेटिव चार्ज है क्या, नहीं है ना, इस वाले पॉइंट के अंदर कौन सा चार्ज है, दिस इज, जब हम इस वाले पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं 3, तो देन वी आर कंसीडरिंग अ पॉइंट चार्ज Q which is placed at a distance R from it, so in that case when a point charge is placed at a distance, so electric field at a distance R from a point charge is KQ by R का स्क्वायर, KQ by R का स्क्वायर, तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा, KQ by R जो भी है आपका R का स्क्वायर, ये हो गया KQ by R का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके।